Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and start करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के एग्ज़ाम पेपर 1 यूनिट 9 पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। ये जो आपकी क्लास है ये आप सभी को पता है, ये आपकी महा मैराथन क्लास है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जहाँ पर आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके आने वाले अपकमिंग यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मिस ना हो। साथ ही मैं आपको एक बात और बताऊंगी कि ये हमारा जो महा मैराथन क्लास का सेशन चल रहा है, जो महा मैराथन क्लास की सीरीज़ चल रही है, इसमें हमने आपकी यूनिट 4 जिसको कि हम कम्युनिकेशन कहते हैं, उसकी भी हमने आपको मैराथन क्लासेस दी हैं। साथ ही आपका यूनिट 10 की मैराथन क्लासेस हमने आपको प्रोवाइड कराई हैं। ठीक है, हमने यूनिट 8 दैट इज़ आईसीटी, इसकी आपको महामैराथन क्लास दी है, और अब आज हम यूनिट 9 की महामैराथन क्लास दे रहे हैं। अगर आपने हमारी यूनिट 4, यूनिट 10, यूनिट 8 की महामैराथन क्लासेस को वॉच नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमने आपके लिए एक और सीरीज़ चलाई थी जिसका नाम था क्विक रिकैप सीरीज़। तो इसमें हमने क्या किया था, शॉर्ट वीडियोज़ के माध्यम से आप तक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की, कुछ यूनिट्स की कंटेंट आपको पहुंचवाया था। तो अगर आपने हमारा वो सीरीज़ भी नहीं देखी तो उसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। एज़ वो जो सीरीज़ है वो भी कंप्लीट नहीं हुई है, आपको हम और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स वहाँ से करेंगे, तभी हम वही मैराथन क्लास एंड क्विक रिकैप सीरीज़ दोनों को साथ साथ लेकर चल रहे हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। तो चलिए गाइस स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी हम इसके 11 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने हमारे वाला फर्स्ट पार्ट नहीं देखा इस वीडियो का तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के साथ हम कंटिन्यू करेंगे इसके अगले पार्ट के लिए। यस, सो क्वेश्चन नंबर 12 सेज दैट World Meteorological Organization's WMO objective has been to reduce the number of deaths due to hydrometeorological disasters over the decade 2010 to 2019 y to the decade 1994 to 2003। देखिए यहाँ पर आपसे बोला है कि जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, मेट्रोलॉजिकल क्या होता है कि क्लाइमेट चेंज के लिए ही होता है, तो जो आपका वर्ल्ड जो मौसम विभाग में ही आता है, तो जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो उद्देश्य था उसको कम कर दिया गया, उसको वो कम हो गया था क्योंकि जो डेथ्स थी हैज़ बीन टू रिड्यूस, उसको रिड्यूस किया गया, उसको मतलब उसका उद्देश्य बनाया गया कि क्या किया जाए, जो नंबर ऑफ़ डेथ्स हैं उनको कम किया जाए। किसकी वजह से जो डेथ्स हो रही हैं, जो आपकी हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डिज़ास्टर्स की वजह से जो डेथ हो रही थी उनको कम करने का उद्देश्य बनाया गया था। कब से कब तक, तो आपका 2010 से 2019 तक, और उसके बाद 1994 से 2003 तक। तो वो कितना % कम करने का उद्देश्य बनाया था, 25%, 50%, 75% या 80%। तो आपका 50% तक कम करने का, जो डेथ हो रही थी हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डिज़ास्टर्स की वजह से, उसको 50% तक कम करने का ऑब्जेक्टिव सेट किया गया था। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO का उद्देश्य 2010 से 2019 के दशक में जल मौसम संबंधी आपदाओं के कारण होने वाली मौतों की संख्या को कम करना है, और 1994 से 2003 के दशक के संदर्भ में आपको बताना है। तो कितना कम करना था, तो 50%। Assertion:
सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ क्रिटिकल टू वेल बीइंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है वो क्रिटिकल होता है ह्यूमन सोसाइटी के वेल बीइंग के लिए। या और रीज़न में बोला है कि जो एनवायरमेंटली साउंड पॉलिसीज़ होती हैं वो हार्म नहीं करती हैं एनवायरनमेंट को और हमारी नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्लीट नहीं करती हैं। ये दो बातें आपसे कही गई हैं और यहाँ पर आपसे करेक्ट कोड चूज़ करने को कहा गया है। यहाँ बोला गया है बोथ ए एंड आर ट्रू, यानी कि जो असर्शन और रीज़न दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और आर जो है वो अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है असर्शन को। दूसरा आपसे बोला है कि दोनों ही ए और आर स्टेटमेंट्स तो करेक्ट है लेकिन आर जो है वो ए को अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं करता है। ए सही है बट आर फॉल्स है और लास्ट में बोला है आर गलत है और बट ए ट्रू है। तो हम अगर बात करें इस आंसर की तो ये आंसर का जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 के साथ आपका जाएगा। ध्यान से देखेंगे दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी क्या हैं, सही हैं, लेकिन ये जो आर है ये एक्सप्लेन नहीं करता है असर्शन को, ठीक है, क्योंकि असर्शन में बोला है कि जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें ह्यूमन सोसाइटी का रखरखाव करना है, ह्यूमन सोसाइटी का वेलफेयर हमें देखना है तो हमें क्या करना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो, सस्टेनेबल गोल्स जो हैं वो सेट करने होंगे। सतत विकास जो है वो बहुत ज़्यादा इसके लिए ज़रूरी है। लेकिन दूसरी ही तरफ हमसे रीज़न में बोला है कि जो एनवायरमेंटली साउंड पॉलिसीज़ होती हैं, ठीक है, वो आपके एनवायरनमेंट को ना ही तो हार्म करती हैं और ना ही जो आपकी नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं उनको डिप्लीट करती हैं। ये वाली बात भी सही है लेकिन ये बात और ये दोनों बातों में कोई करेक्शन नहीं है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ करेक्ट हो जाएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू करेक्ट बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अभिकथन सतत विकास मानव समाज की भलाई के लिए महत्वपूर्ण है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। पर्यावरण की दृष्टि से सही नीतियाँ पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं या प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट नहीं करती हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो है वो आपके असर्शन को बेहतर तरीके से व्याख्यात नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। Question number 14, the dominant source of pollution due to oxides of nitrogen in urban areas। देखिए अभी हमने ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन रूरल एरियाज़ में देखे थे अपने प्रीवियस पार्ट में। अब यहाँ पर आपसे बोला है कि जो डोमिनेंट सोर्स होती है, ठीक है, पोल्यूशन की, जो कि आपके ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जैसे जो पोल्यूशन होता है उसका जो डोमिनेंट सोर्स होता है अर्बन एरियाज़ में वो क्या है, वो आपका रोड ट्रांसपोर्ट है, आपका कमर्शियल सेक्टर है, एनर्जी यूज़ है इंडस्ट्री में या फिर पावर प्लांट्स हैं। तो देखिए जो हमारे रोड ट्रांसपोर्ट्स होते हैं, जो आपके कार वगैरह होती हैं, ठीक है, आपके जो व्हीकल्स होते हैं, इन व्हीकल्स के थ्रू क्या होता है, इन व्हीकल्स के थ्रू जो स्मोक निकलता है, ये स्मोक जो होता है, इस स्मोक से आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एमिट होते हैं, रिलीज़ होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे अर्बन एरियाज़ में जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड से होने वाले पोल्यूशन का जो डोमिनेंट सोर्स है वो आपकी क्या है, वो आपका रोड ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पर क्या चलते हैं, व्हीकल्स चलते हैं। ये व्हीकल्स, इन व्हीकल्स में क्या पाया जाता है, इन व्हीकल्स में पेट्रोलियम पाया जाता है। ये पेट्रोलियम वर्क करके बर्न होके क्या देता है, हमें एक स्मोक देता है, ब्लैकी स्मोक देता है, जो स्मोक में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पाए जाते हैं और जब ये स्मोक हमारे एटमॉस्फेयर में मिलता है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड से होने वाले पॉल्यूशन को क्रिएट करता है। शहरी क्षेत्रों में नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx के कारण प्रदूषण का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है, तो वो आपका सड़क परिवहन है। Indian government's target for power production from small hydro projects by the year 2022 is, जो इंडियन गवर्नमेंट थी, भारत सरकार थी, उसने टारगेट सेट किया था कि जो पावर प्रोडक्शन है छोटे छोटे स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट से, उसको वो 2022 तक कितना बढ़ा देगी, तो कितना बढ़ा देगी, 1 गीगावाट बढ़ाएगी, 5 गीगावाट बढ़ाएगी, 10 गीगावाट बढ़ाएगी या 15 गीगावाट बढ़ाएगी। तो कितना, ऑप्शन नंबर 2 5 गीगावाट तक बढ़ाने का टारगेट सेट किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 2020 तक कि वो पावर प्रोडक्शन स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के द्वारा 5 गीगावाट तक बढ़ा देगी। वर्ष 2022 तक लघु पन बिजली परियोजना से बिजली उत्पादन के लिए भारत सरकार का जो लक्ष्य था वो था 5 गीगावाट का।
In which country the recent international agreement on phasing out hydrofluorocarbon was signed? अब देखिए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आ गया आपका, ठीक है। ऐसे ही इस HFCs आ गया। तो यहाँ पर आपसे वही पूछा है कि कौन सी कंट्री है, कौन सा ऐसा देश है जो रिसेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था कि वो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स HFCs को फेजिंग आउट करेंगे। तो वो किसने साइन किया था? रवांडा ने किया था, मोरक्को ने किया था, साउथ अफ्रीका ने किया था या अल्जीरिया ने किया था? इन चारों में से किसने किया था, ये आपको बताना है। तो देखिए जैसे आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, ऐसे ही आपका एक और होता है जिसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से जानते हैं। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है ये आपके ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। इसकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से एमिट होता है तो आपको पता होगा, ये आपके AC से, एरोजल से और आपके रेफ्रिजरेटर्स वगैरह से ये जो है एमिट होता है। वहीं से आपको ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन दोनों याद रखने हैं और आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर देना है। तो ये आपका रवांडा है कि रवांडा कंट्री थी, उसने जो रिसेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था कि वो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को फेज आउट करेगी, ये साइन किया था रवांडा ने। हाल ही में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर किस देश ने हस्ताक्षर किए थे? तो ये हस्ताक्षर किए गए थे रवांडा के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल हैज़ार्ड इज़ नॉट हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल? अब यहाँ पर आपसे देखिए ये पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल हैज़ार्ड्स। यहाँ पर आपको कुछ नेचुरल हैज़ार्ड्स दिए जैसे कि स्नो एवलांच। स्नो एवलांच मतलब जो आपकी बर्फ़बारी होती है उसको कहा जाता है। तो ये स्नो जो बर्फ़ का जो तूफ़ान आता है उसको स्नो एवलांच के नाम से जाना जाता है। सी इरोजन आपका भूस्खलन होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन, जो ट्रॉपिकल एरियाज़ में जो आपके चक्रवात आते हैं उनको ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है। और सुनामी, हम सबको पता है कि सुनामी कैसे आती है, जब आपके जो वाटर होता है उसमें जब जो समुद्र होते हैं, जो ओशंस होते हैं उसमें जब क्या होती है, जब समुद्र जब नीचे आपके टेक्टोनिक प्लेट्स की शिफ्टिंग होती है तो वाटर जो होता है वो इधर से उधर हिलता है, तो वही आपकी सुनामी का कॉज होता है। तो यहाँ पर आपसे वही पूछा है कि इनमें से कौन सा नेचुरल हैज़ार्ड है जो हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल नहीं है, यानी जो मौसम से संबंधित नहीं है और आपके पानी से संबंधित नहीं है। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल तो देखिए स्नो एवलांच जो आपका बर्फ़बारी यानी आपका बर्फ़ का जो तूफ़ान होता है, तो ये बर्फ़ किससे बनी होती है? वाटर से ही बनी होती है, वाटर से ही जनरेट होती है। बिल्कुल। मेट्रोलॉजिकल मतलब ये क्लाइमेट चेंज की वजह से होता है, तो बिल्कुल क्लाइमेट चेंज की वजह से होता है। आपका जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कैसे चला जाता है, माइनस में चला जाता है, तो जो आपका ये वाटर होता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये स्नो में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो बर्फ़बारी होती है, जो बर्फ़ का तूफ़ान होता है, वो आपका हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल नेचुरल डिज़ास्टर कंसीडर किया जाता है। इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि हमें बताना है कि कौन सा नहीं है। अब आपका सी इरोजन, सॉरी हम तो उसको सॉइल इरोजन कह रहे थे। अब ये आपका जो सी इरोजन है, ये सी इरोजन जो है ये क्या है कि आपका ये जो सी इरोजन है ये भी कैसे हो रहा है? आपका जो वाटर का टेम्परेचर होता है उसके बढ़ने से, जो आपके समुद्र में जब उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी वजह से आपका सी इरोजन होता है। तो ये भी आपका टेम्परेचर से रिलेटेड है, संबंधित है, तो ये आपका हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल में आएगा। दूसरा है आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो बिल्कुल आपका जो आपके जो ट्रॉपिकल एरियाज़ में साइक्लोन्स आते हैं इनका कारण भी क्या होता है? आपका टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर क्लाइमेट चेंज होने की वजह से आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं, तो ये भी आपका हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल नेचुरल हैज़ार्ड है। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। लेकिन जबकि ये सुनामी जो है ये हमारा हाइड्रो तो है बट ये मेट्रोलॉजिकल नहीं है, क्योंकि कोई भी क्लाइमेट चेंज की वजह से सुनामी नहीं आता। सुनामी आपका क्या है? एक तरह का अर्थक्वेक होता है जो कहाँ आता है? जो कि आपके ओशियंस में आता है। यहाँ पर आपकी शिफ्टिंग होती है, टेक्टोनिक प्लेट्स जो कि आपकी पाई जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स जब शिफ्ट होती हैं तो आपका अर्थक्वेक आता है ओशियन
ओशियंस में, और उसकी वजह से आपकी जो ओशियंस की वेव्स हैं वो एक वाइल्ड रूप ले लेती हैं और बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं जो कि आपका सुनामी का रूप रख लेती है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक खतरा जल मौसम संबंधी नहीं है? तो जल मौसम संबंधी आपका हिमस्खलन भी है, समुद्र का कटाव भी है और उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी हैं, लेकिन सुनामी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now moving towards our next question, and this question says that which of the following pollutants is a major cause of respiratory diseases? अब देखिए आपकी जो श्वसन से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती हैं, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड जो भी डिजीज़ेस होती हैं, उनके लिए इनमें से कौन सा पॉल्यूटेंट जो है वो एक मेजर कॉज है, या हम कह सकते हैं मेजर रोल प्ले करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होने वाली डिजीज़ेस के लिए। देखिए सस्पेंडेड फाइन पार्टिकल्स, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। तो देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि आपके व्हीकल से जो स्मोक्स निकलते हैं, NO2 के जो ऑक्साइड्स निकलते हैं वो एटमॉस्फेयर में मिलके हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड पॉल्यूशन को कॉज करते हैं। तो ये दूसरा है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी आपका जो आपका कंबशन होता है, ठीक है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है, यहाँ किसी की लकड़ी वगैरह पूरी तरह से नहीं जल पाती हैं, तो उसकी वजह से आपका कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ होती है। और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, जो आपके वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो आपके पेंट्स वगैरह से निकलते हैं। तो ये हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमारा जो करते हैं मेजर रोल प्ले करते हैं, ये आपके सस्पेंडेड फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमारे इनहेलिंग के थ्रू चले जाते हैं अंदर, और फिर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं, और हमें रेस्पिरेटरी डिजीजेस लाइक अस्थमा वगैरह देखने को मिलती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक श्वसन रोगों का प्रमुख कारण है? तो कौन से हैं आपके निलंबित सूक्ष्म कण? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन 19। दिस क्वेश्चन सेज दैट असर्शन में बोला है कि इन अर्बन एरियाज़, जो आपके अर्बन एरियाज़ होते हैं, इसमें जो स्मॉग एपिसोड्स होता है, जो स्मॉग जो आता है वो फ्रिक्वेंटली कब आता है? विंटर्स में आता है, ठीक है। स्मॉग जो छा जाता है वो विंटर्स में छाता है अर्बन एरियाज़ में। दूसरा बोला है इन विंटर्स में लॉट ऑफ बायोमास इस बर्न, मतलब बहुत सारा बायोमास जलाया जाता है लोगों के द्वारा हीटिंग पर्पस के लिए और ख़ुद को गर्म रखने के लिए। तो 2 बातें यहाँ पर बताई गई हैं। यहाँ से आपको करेक्ट कोड चूज़ करना है। करेक्ट कोड आप चूज़ करेंगे, दोनों ही A और R सही बातें हैं, लेकिन R जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है A का, या फिर दोनों A और R सही हैं लेकिन R जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है A का। A सही है, R गलत है, या फिर A और R दोनों ही गलत हैं। तो देखिए हम यहाँ पर कहेंगे करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ, दोनों A और R सही हैं, दोनों बातें सही हैं, लेकिन R जो है वो व्याख्या नहीं करता A की सही से। वो देख लेंगे कैसे। देखिए अर्बन एरियाज़ में स्मॉग बिल्कुल विंटर्स में होता है, ठीक है, और विंटर्स में बहुत सारा बायोमास, हम लोग बिल्कुल लकड़ी वगैरह जलाते हैं अपने हाथ वगैरह तापने के लिए, यानी खुद को गर्म रखने के लिए। बात तो ठीक है, लेकिन ये वाली बात इससे कनेक्टेड नहीं है। क्लियर? सॉरी, हिंदी में देखना था। शहरी क्षेत्रों में सर्दियों में अक्सर स्मॉग की घटनाएं होती हैं, बिल्कुल होती हैं। सर्दियों में लोग हीटिंग उद्देश्य के लिए या खुद को गर्म रखने के लिए बहुत सारे बायोमास जलाते हैं। हाँ बिल्कुल जलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 2, A एंड R दोनों सत्य हैं, लेकिन R जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। Moving toward our next question, and this question says that occurrence of natural hazards is affected by, जो occurrence है आपकी natural hazard की वो किसके द्वारा प्रभावित होती है? लैंड यूज़ चेंजेस, जो लैंड यूज़ चेंजेस होते हैं उनके द्वारा, ड्रेनेज और कंस्ट्रक्शन के द्वारा,
ओजोन डिप्लीशन के द्वारा या क्लाइमेट चेंज के द्वारा। तो देखिए जो नेचुरल हैज़ार्ड होते हैं वो अफेक्ट होते हैं, बिल्कुल लैंड यूज़ चेंज से भी अफेक्ट होते हैं, जो भी हमारा ड्रेनेज और कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता है उसकी वजह से भी होता है, और क्लाइमेट चेंज ऑब्वियसली तो है ही एक इम्पॉर्टेंट। लेकिन ओजोन डिप्लीशन ऐसा कुछ भी हमारे नेचुरल हैज़ार्ड के लिए कोई अफेक्ट वगैरह नहीं डालता। तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन A, B एंड D होगा। सॉरी, ये जो है ये तीनों ही बातें सही हैं, लेकिन इसका कोड नहीं दिया है। तो ऐसे या तो आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि कौन सा नहीं है, तो जो नहीं है आप उसको मार्क कर लेंगे, ओजोन डिप्लीशन नहीं है। और या फिर कौन सा है, अगर हमें ये करना है तो यहाँ हमें अलग से ऑप्शंस देने होंगे। तो करेक्ट कोड आपको चूज़ करना होगा। तो जहाँ पे हम करेक्ट कोड चूज़ करेंगे A, B एंड D, ये तीनों सही हैं। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है, तो सही कर लीजिए। आप ये समझ जाइए कि जो नेचुरल हैज़ार्ड होते हैं वो अफेक्ट होते हैं लैंड यूज़ चेंजेस से, ड्रेनेज और कंस्ट्रक्शन से भी, और क्लाइमेट चेंज से भी। ठीक है। प्राकृतिक आपदाओं की घटना निम्नलिखित से प्रभावित होती है। भूमि उपयोग में परिवर्तन से होती है, जल निकासी और निर्माण से होती है, ओजोन क्षरण से होती है, या जलवायु परिवर्तन से होती है। तो किससे होती है? भूमि उपयोग में परिवर्तन से भी होती है, जल निकासी निर्माण से भी, और जलवायु परिवर्तन से भी। लेकिन अगर नहीं पूछेंगे तो ओजोन क्षरण से नहीं होती। ये देखिए इसमें सही आ गया है करेक्ट कोड। तो यहाँ से हम चूज़ कर लेंगे, चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड। तो ये कौन सा है आपका? A, B एंड D हमने देखा था, एंड इट्स हेयर इन ऑप्शन नंबर 3। Now moving towards our next question, and it is which of the following pollutant gases is not produced both naturally and as a result of industrial activities। आपसे पूछा है इनमें से कौन सी पॉल्यूटेंट गैसेस जो हैं वो खुद से नेचुरली प्रोड्यूस नहीं होती और एक एज अ रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के रिजल्ट से प्रोड्यूस नहीं होती। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, निट्रस ऑक्साइड, मीथेन, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो भैया बिल्कुल हमने बोला नेचुरली अगर नहीं करता आपका क्या? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs, और कोई भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के थ्रू भी ये एमिट नहीं होता। ये कैसे एमिट होता है? ये आपके रेफ्रिजरेटर से निकलता है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं है बल्कि क्या है? ह्यूमन एक्टिविटी, क्योंकि रेफ्रिजरेटर का यूज़ हम कर रहे हैं, AC यूज़ हम कर रहे हैं, एरोजल्स का यूज़ हम कर रहे हैं। तो इन सब से जो है वो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन एमिट होता है। आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रदूषक गैस प्राकृतिक रूप से और औद्योगिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप उत्पन्न नहीं होती है? तो वो कौन सी नहीं होती है? तो वो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं होती है। Now moving towards our next question, and this question says that among the following fuels of energy, यहाँ पर आपको कुछ fuels of energy दिए हैं, तो which is the most environmentally friendly। तो आपसे पूछा है इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा environment friendly है। एथेनॉल आपका environment friendly है, बायोगैस आपका environment friendly है, या फिर CNG आपका एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, या फिर हाइड्रोजन आपका एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। CNG की फुल फॉर्म पूछ ली जा सकती है, तो लिख लेते हैं, ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, तो बायोगैस हमें कहाँ किससे बनाते हैं? हम काव डंग से बनाते हैं। ठीक है, तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं कहेंगे इसको। एथेनॉल आपका एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, बायोगैस आपका एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, CNG भी आपका एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो है वो आपका कौन सा फ्यूल है? तो वो आपका हाइड्रोजन फ्यूल है। क्लियर? ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऊर्जा के निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा ईंधन पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल है? इथेनॉल है, बायोगैस है, CNG है, या हाइड्रोजन है? तो ये आपका हाइड्रोजन है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ moving towards our next question, and this question says that fly ash produced in thermal power plants is an eco-friendly resource for use in। जो फ्लाई ऐश, उड़ती हुई ऐश का जो हम ये यूज़ करते हैं थर्मल पावर प्लांट्स में, वो एक इको फ्रेंडली सोर्स है यूज़ के लिए। किस में? एग्रीकल्चर में हम यूज़ करें एज माइक्रो न्यूट्रिएंट, या फिर हम वेस्ट लैंड डेवलपमेंट के लिए यूज़ करें, या फिर हम डैम और वाटर होल्डिंग
स्ट्रक्चर्स के लिए उसका इस्तेमाल करें या फिर ब्रिक इंडस्ट्री के लिए उसका यूज़ किया जाए। तो एक बारी क्वेश्चन देखेंगे फिर से। क्वेश्चन में आपका बोलता है कि जो फ्लाई ऐश होती है जो कि आपके थर्मल पावर प्लांट में प्रोड्यूस होती है वो एक इको फ्रेंडली रिसोर्स है किसके यूज़ के लिए? तो एग्रीकल्चर में हम इसको यूज़ कर सकते हैं एज माइक्रो न्यूट्रिएंट। फ्लाई ऐश आप लोगों ने देखा होगा कि ऐश डाली जाती है, वेगेज ऐश डाली जाती है। वेगेज ऐश के थ्रू भी आप अपना क्या करते हैं, जो भी आपकी क्रॉप वगैरह उसको क्या करते हैं, उसको कल्टीवेट करते हैं और उसको अच्छा प्रोडक्शन देते हैं, तो प्रोडक्शन के लिए आप यूज़ करते हैं। तो ये एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट ये प्रोवाइड करता है फ्लाई ऐश क्रॉप को। वेस्टलैंड डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ हो सकता है ये, ठीक है। डैम और वाटर होल्डिंग स्ट्रक्चर्स के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एंड ब्रिक इंडस्ट्रीज़ के लिए भी कर सकते हैं। तो ये चारों ही ऑप्शन हमारे सही हैं। यहाँ हमें कोड सेलेक्ट करना है, तो हम यहाँ कोड सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन नंबर 4 A, B, C एंड D। हिंदी में देखेंगे, ताप विद्युत संयंत्रों में उत्पादित फ्लाई ऐश निम्नलिखित में उपयोग के लिए एक पर्यावरण अनुकूल संसाधन है। किसके लिए है? तो सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में कृषि में है, बंजर भूमि विकास में है, बांध और जल धारण संरचनाएं में भी है और आपके ईंट उद्योग में भी है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, A, B, C एंड D। Which of the following types of natural disaster has no definite beginning and end? देखिए, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, हरिकेन्स या ड्रॉट, 4 आपके नेचुरल डिज़ास्टर्स यहाँ पर दिए हैं और आपसे पूछा है इन चारों में किसका कोई भी एक सीमित शुरुआत और एक सीमित अंत नहीं है। तो देखिए, अर्थक्वेक की अगर मैं बात करूँ तो ऐसा नहीं है कि ये जो अर्थक्वेक है ये आपका आया और कब ख़त्म हो इसका कोई आपको आइडिया ना हो, ऐसा नहीं होता। बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आता है ये अर्थक्वेक, उतनी ही देर में ये आपका क्या कर जाता है, पूरा सब तहस नहस कर जाता है। वो इस डिपेंड करता है कि कितनी स्पीड से ये आ रहा है, ठीक है। एक बात यहाँ से हम कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं अर्थक्वेक से। अर्थक्वेक की स्टडी को हम कहते हैं सिस्मोग्राफी। क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफी, ठीक है। और जिस उपकरण का हम यूज़ करते हैं अर्थक्वेक को नापने के लिए उसको हम रिक्टर स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं? रिक्टर स्केल। ये भी हमें रिक्टर पैमाने से अर्थक्वेक की तीव्रता को नापा जाता है। अध्ययन जो हम करते हैं अर्थक्वेक का वो हम करते हैं सिस्मोग्राफी में, ठीक है। ये वाली बात आप याद रखेंगे। दूसरा आपका लैंडस्लाइड जो है, तो लैंडस्लाइड जब, वही मैंने बोला कि जब आपकी बारिश होती है तब भूस्खलन होता है ना, कि मिट्टी जो है वो अपना जगह छोड़ती है, अपना स्थान छोड़ती है, फिर तूफान आता है तब छोड़ती है। तो उसका भी कुछ सीमित होता है। तूफान ये नहीं आया कभी ख़त्म ही नहीं, कब ख़त्म होगा, आएगा ख़त्म हो जाएगा। तो इसका भी आपका सीमित होता है, ठीक है। इसकी डेफिनेट बिगनिंग और एंड होता है। अर्थक्वेक का भी होता है, लैंडस्लाइड का और तूफान का भी होता है, ठीक है। लेकिन ये जो ड्रॉट है इसकी कोई तो शुरुआत नहीं होती डेफिनेट, ठीक है। कैसे भी शुरू हो जाता है सूखा और कब तक ख़त्म होता है इसकी भी कोई हमें अंदाज़ा नहीं होता। ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए नहीं आता, ये लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए आता है। इसको सूखा हम कहते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस में 2 महीने के लिए भी रह सकता है, 3 महीने के लिए भी रह सकता है, 4 महीने के लिए, 6 साल या 6 महीने या 1 साल के लिए भी रह सकता है। सो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी में ही देखना है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं की कोई निश्चित शुरुआत और अंत नहीं है? तो सूखा की कोई निश्चित शुरुआत नहीं है, कोई अंत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 असर्शन में देखेंगे, इंडोर एयर पॉल्यूशन जो है वो एक सीरियस हेल्थ हैज़ार्ड है और रीज़न में कहेंगे जो डिस्पर्जल होता है आपका एयर पॉल्यूटेंट का वो रादर लिमिटेड होता है। कहाँ पर? इंडोर एनवायरनमेंट में। तो आपको बताना है कौन सी बात यहाँ पर सही है। देखिए, जो इंडोर एयर पॉल्यूशन होता है, जो आपके घर के अंदर एयर पॉल्यूशन होता है, वो हेल्थ हज़ार्ड करेगा बिल्कुल, क्योंकि आप उस घर में रह रहे हैं। तो वो जो एयर जो पॉल्यूटेंट एयर में है वो आप इनहेल करेंगे और आपके हेल्थ में वो क्या करेगा? आपको नुकसान पहुंचाएगा। दूसरा जो डिस्पर्जल होता है, जो एयर पॉल्यूटेंट्स डिस्पर्ज होते हैं इंडोर एनवायरनमेंट में, वो लिमिटेड होते हैं। तो देखिए, बिल्कुल सही बात है। इंडोर में हमारे घर के अंदर बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस नहीं आ सकती। हमने ही अगर कुछ रिलीज़ किया है, हमने ही कुछ बर्न किया है, तो उससे ही रिलीज़ होंगी वो गैसेस, तो वो आपकी लिमिटेड होंगी। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 की दोनों ही सही बात है। लेकिन और आर जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है ए को कि हेल्थ हैज़ार्ड तो क्रिएट करेगा लेकिन लिमिटेड अमाउंट में होगा।
अभी कथन इंडोर वायु प्रदूषण एक गंभीर स्वास्थ्य खतरा है। बिल्कुल, इंडोर वायु प्रदूषण एक गंभीर स्वास्थ्य खतरा है और इंडोर वातावरण में वायु प्रदूषकों का फैलाव सीमित होता है। बिल्कुल सीमित होता है, सीमित नहीं होता क्योंकि वो घर में ही रहेंगे, ठीक है। हाँ, बाहर नहीं निकल सकते, तो जब वो बाहर नहीं निकलेंगे तो वो हम ही उनको इनहेल करेंगे। अब जब एटमॉस्फेयर में तो वो पूरा सीमित है, कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन एक अगर रूम में ही हमने कुछ बंद किया है तो वो हमारे रूम में ही रहेंगे, तो उनका सीमित रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए जो है वाली बात सही है और इसीलिए ए जो है वो सही व्याख्या करता है कि सीमित होने की वजह से ही ये हेल्थ हैजार्ड कॉज करता है। Now question number 26, in terms of their contribution to the total power generation in India, जो टोटल पावर जनरेशन होता है इंडिया में उसके कंट्रीब्यूशन के टर्म में अगर हम बात करें तो आपको करेक्ट सीक्वेंस जो है एनर्जी सोर्स का उसको आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। थर्मल पावर प्लांट TPP, लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट LHP, न्यूक्लियर एनर्जी आपका NE है और रिन्यूएबल एनर्जी RE है, जिसमें आपका सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास और स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इंक्लूड है। तो यहाँ आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा कि सबसे बड़ा आपका TPP है, फिर आपका रिन्यूएबल एनर्जी RE है, फिर आपका LHP और फिर आपका न्यूक्लियर एनर्जी NE है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। भारत में कुल विद्युत उत्पादन में उनके योगदान के संदर्भ में ऊर्जा स्रोतों के सही क्रम की पहचान हमें करनी है। तो इसमें आप सही पहचान करेंगे, थर्मल पावर प्लांट कहेंगे TPP और फिर बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं LHP, परमाणु ऊर्जा NE और नवीकरणीय ऊर्जा RE, जिसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास और छोटी जल विद्युत परियोजनाएं शामिल हैं। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, फर्स्ट के साथ TPP, RE, LHP और NE। क्लियर? Moving towards our next question, and this question says that which of the following is considered a major source of pollution in river of India। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने पार्ट 1 में, इस क्वेश्चन को तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ आपसे पूछा है कि कौन सा सोर्स है पोल्यूशन का रिवर्स में इंडिया की। तो इंडिया की नदियों में किससे सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है? तो बिल्कुल होता है आपके अनरेगुलेटेड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के पानी से नहीं, एग्रीकल्चर रन ऑफ से नहीं, थर्मल पावर प्लांट से नहीं, बल्कि अनट्रीटेड सीवेज, जो हमारे घरों से अनट्रीटेड वेस्ट वाटर निकाला जाता है, जो हमारे बाथरूम, हमारे टॉयलेट से, हमारे किचन से पानी जाता है, उसको जब डिस्चार्ज किया जाता है रिवर में तो वो हमारा क्या करता है, वो रिवर पॉल्यूशन कॉज करता है। निम्नलिखित में से किसे भारत की नदियों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत माना जाता है? तो अनौपचारिक सीवेज को माना जाता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कॉन्टिनेंट्स। अब आपको करेक्ट सीक्वेंस जो है वो आइडेंटिफाई करना है कॉन्टिनेंट्स का डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑफ द ईयरली कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के डिक्रीजिंग ऑर्डर में ईयरली, ठीक है। अफ्रीका में, एशिया में, यूरोप में या फिर नॉर्थ अमेरिका में। तो अगर मैं बात करूं तो डिक्रीजिंग करना है, ठीक है, कम होते हुए। तो सबसे ज़्यादा हमें पहले लिखना होगा, तो सबसे ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है वो कहाँ होता है? आपका एशिया में होता है, ठीक है। फिर उससे कम, तो उससे कम आपका एशिया के बाद उससे कम होता है आपका यूरोप में, ठीक है। सबसे ज़्यादा होगा एशिया में, फिर यूरोप में होगा, यूरोप के बाद आपका नॉर्थ अमेरिका में होगा, ठीक है। सॉरी गलत हुआ। सबसे ज़्यादा आपका एशिया में होगा, एशिया के बाद आपका नॉर्थ अमेरिका में होगा, नॉर्थ अमेरिका के बाद में आपका यूरोप में होगा, फिर अफ्रीका में होगा। तो हमारा जो करेक्ट सीक्वेंस जाएगा वो BCDA जाएगा, जो कि यहाँ हमने मेंशन नहीं किया है, यहाँ पे करा हुआ है। चलिए यहाँ बताएंगे। तो वर्तमान में वार्षिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के घटते क्रम में महाद्वीपों के सही अनुक्रम की पहचान आपको करनी है। तो सबसे ज़्यादा एशिया में था, एशिया के बाद उत्तरी अमेरिका, फिर आपका यूरोप और सबसे कम कहाँ था? अफ्रीका में था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है BDCA। और ये आपका कहाँ देखने को मिल रहा है हमको? ये हमें देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर 2 में। Now moving towards our last question, last but not the least, and this question says that the global emission by weight of the following primary pollutant। हमारे यहाँ पर कुछ प्राइमरी पॉल्यूटेंट दिए हैं, उनका जो ग्लोबल एमिशन होता है वेट के द्वारा नेचुरल सोर्सेज से, वो मैक्सिमम होता है किसके केस में? निट्रिक ऑक्साइड के केस में, कार्बन मोनोऑक्साइड के, मीथेन के, कार्बन डाइऑक्साइड के। तो ग्लोबल एमिशन आपको याद रखना है वेट की। अगर हम बात करें प्राइमरी पॉल्यूटेंट की बात भी करें, नेचुरल सोर्सेज, तो नेचुरल सोर्सेज हमारे कौन होते हैं? ट्रीज़ होते हैं, जहाँ से हम, तो हम उसमें कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या करते हैं? ट्रीज़ क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड।
प्राकृतिक स्रोतों से निम्नलिखित प्राथमिक प्रदूषक का वैश्विक उत्सर्जन भार के अनुसार अधिकतम किसमें होता है, तो ये आपका होता है अधिकतम कार्बन डाइऑक्साइड में। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर